सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया आम इंतखाबात की तारीख को लेकर जो बेयकीनी की फ़ज़ा थी, ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले चंद घंटों में या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वो बेयकीनी ख़त्म होने वाली है और एक हतमी तारीख का ऐलान होने वाला है। आज बड़ी अहम समाअत हुई इस सिलसिले में और अदालत में जब इलेक्शन कमीशन का अमला पेश हुआ, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को बताया गया कि हम अपने तौर पर यह फ़ैसला कर चुके हैं कि 11 फरवरी को हमने इलेक्शन इस मुल्क में करवाना है। तो अदालत की जानिब से उन्हें हिदायत की गई कि सदर मुमलिकत से सिलसिले में जाएं और मुशावरत करें और फिर एक हतमी तारीख के साथ कल दोबारा हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन का अमला फिर आज शाम सदर मुमलिकत के पास पहुंचा। ऐवान सदर में बड़ी अहम मीटिंग हुई और वहां से खबरें कुछ इस तरह की आई हैं कि सदर मुमलिकत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे और याद दिलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि मैंने आपसे 2 बार मिलने की कोशिश की और मिलने के लिए आपको बुलाया, लेकिन आप नहीं आए। फिर 20 मिनट ये मुलाकात 1-on-1 भी जारी रही। वहाँ से फिर इलेक्शन कमीशन का अमला वापस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गया और वहाँ पर एक इजलास शुरू हुआ। ये इजलास इसलिए शुरू हुआ कि एक डेट पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। फिर उस इजलास में अटॉर्नी जनरल भी पहुंचे और वहां पर मजीद मुशावरत का सिलसिला चला। फिर अटॉर्नी जनरल ऐवान सदर अब से आधे घंटे पहले वापस गए और वहां से जाते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि बस थोड़ी देर में कोई अच्छी खबर मिलने वाली है और किसी न किसी मामले पर किसी एक तारीख पर इत्तेफाक राय ज़रूर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐवान सदर को एक बाकायदा तौर पर ख़त की सूरत में तजवीज़ भेज दी गई है जिसमें 11 फरवरी दर्ज है, लेकिन अभी तक उस तजवीज़ पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। अब क्या आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सदर मुमलिकत के पास क्या इख्तियार है इस तजवीज़ को रद्द करके, क्या वो कोई नई तारीख भी दे सकते हैं? इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद मौलवी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं और नून लीग से राना एहसान अफजल साहब भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं। तो हाफिज़ एहसान साहब, ये आज जो कुछ ये मामला चला, पहले तो अदालती कार्रवाई शुरू हुई, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया कि आप जाएँ सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। पहले वो मुशावरत करने पर तैयार ही नहीं थे आज की समाअत से पहले और अब उन्हें सदर के पास जाना पड़ा। सदर कोई वो तारीख भी तजवीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो हम एक आइन के आर्टिकल की बात भी करते थे जिसमें सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल था, तो उसी पर अमल किया जाएगा और सदर मुमलिकत ही आखिर में तारीख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 आर्टिकल्स जो हैं, जो एक 58(1) और 2 है और दूसरा आर्टिकल 48(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके ऊपर ना आर्ग्यूमेंट सुने हैं और ना सुप्रीम कोर्ट अभी इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। और जो चीज़ बड़ी वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है जो आज की प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उस इलेक्शन से पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका ख़ात्मा हो। और दूसरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में जाना चाहेगी तो आर्टिकल 184(3) के नीचे चूँकि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है जो 2023 का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वैलिडेट किया है, तो फिर ये बेंच टूट जाएगा और नए एक्ट के मुताबिक 5 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बैठेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट और फिर फैसला करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी उसकी तरफ जाना नहीं चाह रही और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा मुदब्बराना आज ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं और उसकी तरफ भी गए हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट नहीं दी तो उसका तो फिर कॉन्सिक्वेंस ये है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अगर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर ये है कि फिर वो सारे अशखास उसके अंदर ये इंस्टीट्यूशंस आएंगे जिन्होंने 90 डेज़ को वायलेट किया है। लेकिन साथ ही ऑब्जर्वेशंस ये भी आई है जिसकी तरफ हम आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते रहे हैं कि अगर आर्टिकल 51(5) के नीचे डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाता है और सीसीआई की मीटिंग जो आर्टिकल 153 के बाद है, तो फिर जो 90 दिन का जो नॉकिंग पीरियड है 224 के नीचे जो है वो उस 120 दिन के नोटिफिकेशन के बाद होगा। और ये ऑब्जर्वेशन भी आई कि जब पीपल्स पार्टी के लॉयर ने ये कहा कि जी हमें तो 90 दिन में इलेक्शन चाहिए, तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व ये किया कि जी अगर 90 दिन में थे तो फिर आपने सीसीआई के अंदर डिसेंटिंग देनी थी इस चीज़ के अंदर। आप वहाँ बैठे थे, आपने कॉन्फ्रेंस दी और आपको पता था इसका कॉन्सिक्वेंस 51(5) के नीचे आएगा, लेकिन हम इस चीज़ के अंदर नहीं जाते। लेकिन अरबाब भाई, मैं एक आपको चीज़ बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन भी करती है और चीज़ों को रिजॉल्व भी इशू करती है।
अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट हाउस को एलिवेट किया है या इलेक्शन कमीशन को पहले भी जाना चाहिए था सदर के पास, कभी भी हेड ऑफ स्टेट के लेटर्स को इस तरह रिफ्यूट नहीं करना चाहिए था। वो जाके भी बता सकते थे कि सर आपका इख्तियार नहीं है, लॉ के मुताबिक ये हमारा इख्तियार है और हम इसकी डेट देंगे जब 51(5) का प्रोसेस मुकम्मल होगा। तो बहुत अच्छी बात थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप वहाँ पे जाएं और उन्होंने इस चीज़ पे भी सर्जनिश की है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ जाना चाहिए था, और बिल्कुल बात ठीक है कि अगर आप 11 फरवरी की डेट प्रपोज कर रहे थे तो आप चले जाते प्रेसिडेंट के पास और कहते कि सर एक डेट आ रही है, हमारा ये ख्याल है, हम आपको कंसल्टेशन के अंदर लेना चाहते हैं, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिफ्यूज़ करते तो कोर्ट के अंदर ये बात आती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफिस को इसलिए इंगेज किया है कि हम इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, और उसके लिए 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं। एक है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी रिप्रेजेंटेशन अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं। और आपने देखा कि इन मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट भी वो कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब मेजॉरिटी इस चीज़ के अंदर चाहिए कि बजाय अभी फ्रंट बट के अंदर जाने के कि मेरी पावर है या नहीं है, या मुझे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरवीन किया इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चूंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये चाहता है कि वंस फॉर ऑल ये मामला हल हो जाए, इसीलिए वो तमाम स्टेक होल्डर्स को सदर मुमलिकत के पास अब इख्तियार क्या है? क्या वो ये जो 11 तारीख की तजवीज़ गई है उनके पास, क्या इसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं? वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई 28 तारीख या 4 तारीख जो कि बाकी जो दूसरी तारीखें डिस्कस हो रही हैं, या कोई नई तारीख भी वो अपने पास से दे सकते हैं, और उसकी क्या लीगल वैल्यू होगी? प्रेसिडेंट ऑफ एक तो ये है कि जो आपकी 28 जनवरी है वो आपकी कट ऑफ डेट है कि जो आज शेड्यूल जमा करवाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्रपोज्ड है, उसके अंदर भी आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि जी 30 को ये डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होगा, 5 को हम इसको नोटिफाई कर देंगे, उसके बाद हमें 57 दिन चाहिए, और वो 57 दिन जाके 29 जनवरी को बनते हैं, और जब जनवरी वाले 29 मुकम्मल हो गए तो फिर हमें 3, 4, 5 दिन चाहिए उस सारे प्रोसेस को कंक्लूड करने के लिए। और जो अगली 4 अप्रैल बनती है, हम ये समझते हैं कि इतवार अगर है तो 11 अप्रैल बन जाए तो बेहतर है। अब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को 3 डेट्स दी हैं, एक यही 28 है, एक 4 है, और अब एक 11 है। अब इन तीनों में से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की चूँकि कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ये इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफिस को करना चाहिए कि तीनों में से जो एक डेट है कॉन्फ्रेंस में जाए, बजाय इस चीज़ के अंदर ये कंट्रोवर्सी आए और मामला जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कंट्रोवर्सी के अंदर जाए, और फिर एक लार्जर बेंच बने, फिर लंबी हेयरिंग्स उसके अंदर हो, और वो जो टाइम लिमिट हमारी किक ऑफ होनी है 30 नवंबर से, उससे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएँ। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और अंदिया भी दिया है कि सिर्फ इन एक्शन करना या एक्शन ना करना काफ़ी नहीं है, फिर उसका एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस 6 के अंदर प्रोवाइड करता है कि अगर आप समझते थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुझे एम्पावर्ड है, आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वायलेट किया, और आर्टिकल 6 है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती, और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज भी चाहती हैं, अवाम भी चाहती है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए। इन पार्टीज़ को अपने पोलिटिकल मैनिफेस्टो को लेकर अवाम के अंदर जाना चाहिए, इलेक्शन मूड में जाना चाहिए। इलेक्शन जो है वो अगर फरवरी के अंदर हो जाते हैं तो मेरा ख्याल यह है कि इस मुल्क के अंदर बहुत ही अच्छा एक ऐसा इकदाम होगा, और सारा क्रेडिट जो है। हाफिज़ साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ, जरा पॉइंट आपका आ गया। महमूद मौलवी साहब के सामने जरा मैं सवाल रखता हूँ। महमूद साहब, ये कंसल्टेशन अभी भी हो रही है, अभी भी इत्तेफाक राय से ही डेट देनी है? सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन आज बैठ गए एक साथ। जब सदर मुमलिकत ने कॉल किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अगर उसी वक्त बैठ जाते, ये कंसल्टेशन उसी वक्त हो जाती, तो ये अभी तक की बेयकीनी की फ़िज़ा होती ही नहीं। सदर मुमलिकत को टीवी इंटरव्यू में कहना ही नहीं पड़ता कि उन्हें आने वाले दिनों में इलेक्शन नज़र ही नहीं आ रहे, सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू नहीं करना पड़ता। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बदकिस्मती हमारे मुल्क में है कि ईगोस का इशू जो है ना, इस मुल्क को बहुत डैमेज करता रहा है और इस वक्त भी कर रहा है। देखिए, हम ये जो आपने कहा ना, ये ईगो इशू था कि जी हम उनके पास क्यों जाए। प्रेसिडेंट का अपना ईगो इशू, इलेक्शन कमिश्नर का अपना जो ईगो, आज आप देखें ना, इस ईगोस की वजह से, पर्सनल ईगोस की वजह से डैमेज कौन हो रहा है? मुल्क सफ़र कौन कर रही है? अवाम। देखें, इलेक्शन का डेट देख के इलेक्शन कराना सबके इंटरेस्ट में, इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, और लोगों को ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो करासाइयाँ कर रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, ये फलाना होगा, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। अब अगर वो 11 तारीख दें या वो 28 तारीख दें,
या 4, कोई फ़र्क 8 दिन में पड़ता नहीं है। मगर अगर वो जानबूझ के हर आदमी अपने ईगो के लिए वो डेट्स को न माने और फिर उसको तूल देना चाहे, तो फिर वो, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाए, केसेस चले, फॉर व्हाट? खुदारा मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों को दूर करने के लिए इसके ऊपर फौरी तौर पे जो है अग्री करना चाहिए और लेट द बॉल स्टार्ट द बॉल रोलिंग। हम जो है फिरा फिरा के इधर से उधर, उधर से इधर, इसका फ़ायदा किसको है? चाहे 4 दिन इधर या 4 दिन उधर। तो मेरा तो ये जो है व्यू है कि बैठ के जो है मुफाहमत के साथ और डेट्स को अग्री करके आगे चलना चाहिए। तो अब महमूद साहब, ये ईगो इशू जो पहले था जिस पर आपने रोशनी डाली, ये तो अभी भी ऐसा लग रहा है ख़त्म नहीं हो रहा। अब आज एक मुलाकात 1-on-1 20 मिनट की हो गई, कोई 45 मिनट इलेक्शन कमीशन के अमले ने ऐवान सदर में गुजारे। अब वो जो भी माजी की सर जंग थी, आज उसका खात्मा होना चाहिए था, ताकि एक डेट सामने आ जाती और कल वो अदालत को बता दी जाती। अब अगर ये आज का दिन भी गुजर गया, कल अदालत के पास जब इलेक्शन कमीशन जाएगा और उसके पास कोई हतमी डेट नहीं होगी, तो फिर मामला तूल पकड़ता जाएगा एक बार फिर। देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर इस जो ऐसा हुआ। और ये मैं आपको बता दूं, तवारीख जो है ना ऐसे चीज़ों को भूलेगी नहीं कि जो मुल्क को डैमेज होगा और जो आवाम सफ़र करेगी पर्सनल ईगोज़ की वजह से, दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल इन द फ्यूचर। ये मैं आपको आज बता दूं, तवारीख लिखी जाएगी कि किसने अपने ईगो के लिए कितना डैमेज किया चीज़ों को। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको फौरी तौर पर हल होना चाहिए, ईगोस को साइड पे रखें एंड लेट द बॉल रोलिंग। ठीक है, तो राना एहसान साहब, ये किसका कंडक्ट इस पूरे सिलसिले में कमज़ोर रहा इस मामले में? इलेक्शन कमीशन को बुलाया सदर मुमलिकत ने, वो नहीं गए। उन्होंने मीडिया में ये कह दिया कि जी सदर मुमलिकत का तो इख्तियार ही नहीं है, बग़ैर जाए बग़ैर मुलाकात किए। तो अब ज़ाहिर है सदर मुमलिकत के पास तो और कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने तो फिर थोड़ा टाइम लिया और अब उनके पास जाना ही पड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। कंडक्ट नहीं किया गया दोनों तरफ से इस पूरी सूरत हाल को सही तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये खुशाइन बात है कि 11 फरवरी की डेट जो आई है, और इससे एक अभाम और कन्फ्यूजन ख़त्म हुई है कि इलेक्शंस जो हैं वो मुल्क में होने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, जो कि एक तासुर बिल्डअप करने की बारहा कोशिश की गई। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, उसके मुताबिक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इलेक्शन कमीशन अब बाख्तियार है और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डेट अनाउंस करनी है इलेक्शंस की। बहरहाल आज की जो हेयरिंग हुई, उसके अंदर जो तशरीह जिसने करनी होती है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने तशरीह की और उसने कहा कि सदर की कंसल्टेशन भी लाजमी है और उनके साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि सदर के साथ ईसीपी की कंसेंसस हो तो वो मिलके डेट जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। तो क्योंकि अब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, क्लैरिटी आ गई है, जो ईसीपी का स्टांस था, जो वो समझती थी दुरुस्त था, वो जो तरामीम की गई कि उसके अंदर वही बाइख्तियार अदारा है, वो भी क्लियर हो गया। और अब मैं समझता हूं कि इन दोनों के तावन से, ईसीपी और प्रेसिडेंट के तावन से एक डेट अगर आ जाए तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसके पीछे भी चले जाएं, देखें सेंसस जब नोटिफाई हुआ तो डिलिमिटेशन प्रोसेस भी होना होता है और वो उसका भी इख्तियार ईसीपी के पास है, जिसने वो स्केड्यूल अनाउंस किया। और अब हम जो है वो उसके मुताबिक भी जनवरी एंड और फरवरी के शुरू के ऊपर एस्टिमेट किया जा रहा था कि इलेक्शन की डेट आएगी। तो अच्छी बात है ये सेंसस। पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स थे उस वक्त मौजूद, जिसमें सारी पीडीएम की जमातें थी, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, उस वक्त सारों ने एग्री किया कि नए सेंसस के मुताबिक हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और उसके बाद जो बॉल है वो ईसीपी के पास चला गया, उसने फिर अगला लायमल डिसाइड करना था और उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो अगला लायमल डिसाइड कर दिया। तो अब तो राना साहब, जो तरामीम हुई थी वो तरामीम क्या मुबहम थी? वो तरामीम मुबहम थी जो इस क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ी और अदालत को एक क्लैरिटी देनी पड़ी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इससे पहले ये कह रहा था कि जी सदर मुमलिकत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। और पीडीएम में जितनी शामिल जमातें थीं पीडीएम की हुकूमत में, जिन्होंने कानून साजी की थी, वो भी ये कह रही थी कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन आज उनकी कंसल्टेशन कितनी इंपॉर्टेंट बन गई है। बिल्कुल, तो ये देखिए ना, जो अमेंडमेंट की गई, जो एक्ट पास हुआ, उसके मुताबिक बिल्कुल यही समझा जा रहा था कि ईसीपी बाइख्तियार अदारा है और उसके अंदर जो है वही उसी ने डेट अनाउंस करनी है और उसको कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज तशरीह से वो चीज़ वाज़े हो गई। यही तशरीह अगर कह लें 3 महीने पहले हो जाती है, 2 महीने पहले हो जाती या उस वक्त हो जाती,
जब वो एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था उसके बाद इस पे अगर तो वो क्लैरिटी पहले आ जाती, लेकिन अभी आ गई। तो अब भी हम अगर इलेक्शन की तरफ बढ़े, मुल्क ने तो आगे जाना है, पीछे तो नहीं जाना। और अगर तो मैं समझता हूँ वो रास्ता क्लियर है, हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। भाभी मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी हाफिज साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये सवाल भी ले लीजिएगा कि अब अगर कल तक सदर मुमलिकत कोई इत्तेफाक राय नहीं करते 11 फरवरी की तारीख पर, तो कल इलेक्शन कमीशन क्या मजाज होगा अदालत में ये तारीख देने का, या फिर वो सिर्फ ये बताएंगे कि हमने सदर मुमलिकत को तजवीज़ की है और उनके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं? यानी कल के बाद फिर मजीद समातें एक्सपेक्टेड हैं हाफिज साहब? मैं आपको बताऊँ, एक तो ये है कि क्लैरिटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है डेट देने का। चूँकि असम्बली जो थी वो आर्टिकल 58(1) के नीचे डिज़ोल्व की गई थी, 48(5) के नीचे नहीं आई थी। अब ये कन्फ्यूजन आया क्यों? कन्फ्यूजन इसलिए आया कि चूँकि CCI की मीटिंग के फ़ौरन बाद असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन का सारे इस प्रोसेस के अंदर बड़ा इनएक्टिव रोल रहा है। वो बड़ा उसके अंदर मुबहम किस्म का रोल रहा है कि जिससे उसने अपनी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन थी उसको वाजे नहीं किया। और वाजे यही था कि ये दोनों नोटिफिकेशन जो है उनकी एक की नोटिफिकेशन के अंदर डेट देते और दूसरे की एक जो है वो नोटिफाई कर देते कि जी जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे और हमने इस डेट को तय कर दिया और जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल होगा हम उसका इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। प्रेसिडेंट ऑफिस ने अपनी जगह रहना था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी जगह रहना था, कोर्ट के अंदर कंट्रोवर्सी जानी नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से ये मुल्क जो है 3-3.5 माह से कन्फ्यूजन की तरफ रहा है। अब अगली जो चीज़ आ गई है वो ये है कि अगर ये मेचोरिटी प्रिवेल नहीं करती आज या कल सुबह तक जो है, चूँकि इन्होंने रिटर्न देना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसको ऑर्डर का हिस्सा बनाएंगे और अश्योरेंसेस लेंगे कि इससे आगे नहीं जाएगा, तो अगर तो आज इस पर नहीं आता तो बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि हमारे मुल्क के जो ये बड़े बड़े इदारे हैं अगर उनको भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बैठ के इशू को रिजॉल्व कर लें और वह भी अपनी ईगो के अंदर हैं या ये एक दूसरे को गिले शिकवे करते हैं कि मैंने बुलाया आप नहीं आए, मेरा इख्तियार है, और ये वो कोशिश करें कि मैं किसी से डिक्टेशन ले किस चीज़ के करूँगा, तो मेरा ख्याल ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है फिर इस बेंच को जो है वो डिज़ोल्व करेगी, फिर एक नया बेंच बनाएगी, 5 मेंबर्स बेंच बनाएगी और फिर उसके अंदर जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या लीगल रिपरकशंस आएंगे उसका म्यूज़िक जो है या उसकी सारी चीज़ें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी देखेगा और हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी देखेगा। और इस जग हसाई से बचने के लिए इन दोनों इदारों को एक जगह बैठ के इस इशू को रिजॉल्व करके पाकिस्तान की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इलेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। चलें, वैसे हम उम्मीद ये करते हैं कि दोनों इदारे एक साथ बैठें और ये जो एक तस्वीर का रुख आप दिखा रहे हैं इस तरफ ना जाया जाए और कोई इत्तेफाक राय हो जाए। महमूद साहब, ये जो मिस हैंडलिंग पिछले 2-2.5 महीनों में इस मामले पर हुई है, अब चलें 1-2 रोज़ में इत्तेफाक राय हो जाए, एक डेट सामने आ जाए, उसके बाद एक शफाफ और गैर जानिबदार और ऐसे इलेक्शन के जिसके नताइज को सब तस्लीम करें। अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इलेक्शन कमीशन में इतनी कैपेबिलिटी अभी उसकी पिछली 3-4 माह की कारकर्दगी को देखते हुए आपको नज़र आ रही है कि वो कामयाब हो जाएंगे एक साफ इलेक्शन करवाने में? देखिए, एक चीज़ तो मैं वाजे कर दूं, इलेक्शन एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस होंगे और जो हारेगा वो कभी तस्लीम नहीं करेगा इसके रिजल्ट्स को। ये पिछले मेरे ख्याल से 30-40 साल से हम देख रहे हैं ये हमारे जो कल्चर में आ चुका है कि हारने के बाद हम तस्लीम नहीं करते। देखें, इसी वजह से तो आज मुल्क इस जगह पहुंच गया है। जब इलेक्शन हारे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जी इलेक्शन आ गया, वो कहते हैं जी धांधली हुई। आप एग्जांपल यही ले लेना, जब पीटीआई को चेकमेट हुआ और उनको असेंबली छोड़ना पड़ा तो उन्होंने अपोजिशन में बैठने के बजाय उन्होंने कहा जी हम तो रोड पे आएंगे हमको मानते ही नहीं है असेंबली को। देखिए, जब आपकी हार हुई, एमक्यूएम पुल आउट हुआ, मैं इसलिए आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, ये हमारी बदकिस्मती से तवारीख है। एमक्यूएम चले गई दूसरी साइड पे, जब एमक्यूएम दूसरी साइड पे चले गई हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं थे, तो पीटीआई को बैठना चाहिए था अपोजिशन में, मगर क्योंकि अपोजिशन में बैठना चाहते ही नहीं है ना, तो वही चीज़ है। अब इलेक्शन जब होंगे आप देख लेना, वो कहेंगे हर जो हारेगा कोई भी, वो कहेगा जी हमारे साथ धांधली हुई,
फिर वो रोडों पे। अच्छा महमूद साहब, अभी जब आप ये जवाब दे रहे हैं तो ये खबर आ चुकी है, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ का जवाब दे दिया है और 8 फरवरी उन्होंने तारीख तजवीज़ कर दी है। 11 फरवरी की उन तक तजवीज़ गई थी और वो इतवार का दिन था, लेकिन सदर मुमलिकत ये चाहते हैं कि जुमेरात 8 फरवरी को इलेक्शन करवा दिए जाएँ। तो राना एहसान साहब, ये कम अज़ कम ये इत्तेफाक़ राय चलें 2-1 दिन आगे पीछे हो जाएँ, इस हद तक तो हुआ कि जो जगहसाई पहले इस मामले पर हो रही थी तो कम अज़ कम वो बेयकीनी ख़त्म होगी और अभी एक डेट सामने रखकर, उस टारगेट को सामने रखकर फिर इलेक्शन कमीशन को तमाम इंतजामात करने होंगे। देखिए बिल्कुल, मैं तो समझता हूं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता आगे पीछे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इत्तेफाक राय आप सामने आए और अवाम को पता चले कि इलेक्शन किस दिन हो रहा है। तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 8 फरवरी हो जाए या वो 11 फरवरी हो जाए या वो जनवरी का आखिरी दिन हो जाए। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो ताकि मुल्क की जो सिमत है वो क्लियर हो। नहीं, ये अच्छा हो गया। और अब इलेक्शन कमीशन पर भी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होगी। जी हाफिज साहब, जी मैं ये समझता हूँ, कह दें क्या कह रहे हैं, फिर मैं हाफिज साहब समझता हूँ कि सेंस प्रिवेल की है और चलें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक संडे छोड़ के कहा है कि थर्सडे को हो जाएं और उन्होंने 28 या 4 या 11 का नहीं माना और उन्होंने 1-8 की डेट दी है। मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारे मुल्क के अंदर आज ही से आप ये देखिएगा कि एक इलेक्शन मोड की तरफ भी हम जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस इस चीज़ के अंदर आ गई है तो आज मैं समझता ये हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरवीन किया है इस इशू को रिजॉल्व करने के अंदर, उसका ये रिज़ल्ट है। और इस रिज़ल्ट के अंदर से अब हमें यह तवक्को करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 220 के नीचे इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं आना चाहिए आर्गूमेंट कि उन्हें जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर जो है वो पूरे तरीके से शामिल नहीं किया जा रहा या किसी तरह रिग प्रोसेस के अंदर आया है। इसको फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट कराएं। और उसके बाद ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये जिम्मेदारी है कि अब 8 फरवरी के बाद जो भी इस मुल्क के अंदर आए उसकी हुकूमत को एक्सेप्ट करें और इस मुल्क के अंदर नए धरने, नए एहतजाज से निकलें। चूँकि अब मुल्क जो है या पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि पिछले आप देख लें कि फरवरी, अप्रैल से अब इस मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी से हैं और अगर पुराना चला जाए तो 2014 से ये सिलसिला चल रहा है। अब इसका ख़ात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इन सारी जमातों को मिल के काम करना चाहिए। जिसको इस दफ़ा मौका ना मिले वो अगली दफ़ा मौका ले ले, लेकिन इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को, डेमोक्रेसी को और इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के लोगों की वेल बीइंग को चलते रहना चाहिए। और हाफिज़ साहब, ये बड़ी आपने अहम बात की और ये नुक्ता महमूद मौलवी साहब की तरफ मैं लेकर जाता हूँ। महमूद साहब, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी चूँकि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई थी। तो ये जो हाफिज़ एहसान साहब इस वक्त बात कर रहे हैं, इसके लिए ख़ुद सियासी जमातों को क्या अपने ज़मीर को जगाना होगा कि अगर वो इलेक्शन वाकई हारे हैं तो उसके बाद शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगले इलेक्शन की तैयारी करें और बेहतर तरीके से तैयारी करें। तो ये रिवायत कैसे ख़त्म होगी, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये रिवायत को ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये मुल्क और ये अवाम इस मुल्क के ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन के बाद फिर वही तमाशा हो और फिर वही दंगे फसाद हो और फिर वही धरने हो। जो भी जीते उसको आप जैसे दूसरे दुनिया के मुल्कों में होता है उसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें और जाके वो अगले टर्म के लिए तैयारी करें और देखें जो हुकूमत बनाए वो अभी खुशाइन है और जो अपोजिशन में बैठे वो उसके ऊपर तनकीद बढ़ाए, तनकीद ना करे, तनकीद बढ़ाए इस्लाह करें। हमारे यहाँ ये होता है कि कुछ चीज़ों पे हम तनकीद करते हैं। बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये उठाया, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। इस पर राना एहसान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू में जानता हूँ। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। महमूद मौलवी साहब, राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो राना एहसान साहब से उनका मौक़िफ़ इस पर जानेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।